किसी भी इंसान के जीवन में शिक्षा और संस्कार का गहरा संबंध होता है। जिस शिक्षा में संस्कार की कमी हो वह शिक्षा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपको शहर में स्थित एक गांव के एक ऐसे स्कूल की कहानी बताएंगे जिसे गुरुकुल विद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल को शुरू करने का क्या कुछ उद्देश्य था और वर्तमान में मॉडर्न शिक्षा के दौर में गुरुकुल विद्यालय से बच्चों को कैसी शिक्षा और तालीम दी जा रही है, आइए नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की इस खास रिपोर्ट पर। उसी प्रकार शब्दों को सजा करके उसको आभूषण लगा करके तो जिसको आभूषण लगाते हैं, पहनाते हैं, अंगूठी, नथनी ऐसा पहनाते हैं ना, तो वैसी ही नथनी, इसको कहते हैं अलंकार। इस समय मैं बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 देवटोला में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, कच्ची मिट्टी से बना हुआ ये जो घर देख रहे हैं, यही है गुरुकुल प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला। दरअसल प्राथमिक शाला के बाद में यह स्कूल माध्यमिक शाला भी यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, इसलिए अब इसे गुरुकुल माध्यमिक शाला के नाम से जाना जाता है। ज़रूर आपको देखने से एक पुराने परिवेश का मकान जैसे नज़र आ रहा है, लेकिन यही वो गुरुकुल विद्यालय है जहाँ पर आधुनिक शिक्षा के दौर में बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, बच्चों को विज्ञानवादी सोच के साथ अध्यात्म की शिक्षा दिलाने के लिए इस गुरुकुल की स्थापना की गई थी। शिष्ट बच्चों के विषय में कहा भी जाता है, जो अपनों से सदा बड़ों का आदर मान किया करते हैं, पास बड़ों के आने पर जो उठ सम्मान किया करते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। हम देख रहे हैं कि ये आधुनिक ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कार जो है वो कम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुकुल विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है? गुरुकुल विद्यालय की ये भूमिका है, यहाँ देखने को हम लोग को मिल रहा है कि तो संस्कार सबसे पहला इनका कर्तव्य है, संस्कार सिखाना। मैंने जो देखा निरीक्षण करके, संस्कार सिखाना, उसके बाद बच्चों को है तो शिक्षित बनाना। जो बच्चे हाई स्कूल से आ रहे हैं, अपने सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, वो बच्चे के अपेक्षा यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत टैलेंट है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्कूल सामाजिक सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से संचालित है, तो और भी तमाम जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, एजुकेशनल क्षेत्र में कार्य करने ऐसे लोगों से क्या कुछ आप अपेक्षा रखते हैं, क्या अपील करेंगे आप? मैं लोधी समाज के अवंतीबाई लोधी महासभा के अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा था। पहले भी मैं इस स्कूल में आया था और मैंने प्रस्ताव रखा हूँ कि यहाँ पे जो भी सहयोग लगे, हमारी संस्था इसके लिए है तो आगे कदम बढ़ाएगी और 20 तारीख की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखे जाएगा कि इनको हम क्या सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अन्य संस्था भी है तो यहाँ आती है और है तो सुविधा देने के लिए कुछ प्रयास करती है, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाते। और मैं राज्य सरकार से भी चाहूँगा और जो जिला में प्रतिनिधि नेतागण, इनसे भी चाहूँगा कि इस ओर सबका ध्यान जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की कृपा करें। तो जिन परिस्थितियों में ये स्कूल संचालित हो रहा है, जिस तरह से सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से इस स्कूल को संचालित किया जा रहा है और उसके माध्यम से बच्चों को जो मोरल एजुकेशन, साथ में पाठ्यक्रम की जो शिक्षा दी जा रही है, उससे बच्चे तो निरंतर आगे बढ़ ही रहे हैं, उनमें शिक्षा के प्रति ललक भी देखने मिल रही है। इन सब के बावजूद इस स्कूल की काफ़ी कुछ कहानी भी है। दरअसल बताया जा रहा है कि 1983-84 में यहाँ पर एक प्राथमिक शाला गवर्नमेंट की ओर से संचालित थी और वर्तमान में भी है। इसी स्कूल में बच्चों का रिजल्ट कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा में बिगड़ गया था, जिसमें जो बच्चे हैं, एक भी बच्चा 5वीं बोर्ड की परीक्षा पास नहीं कर पाया था। इसी को लेकर स्थानीय जो नागरिक है अशोक बोहने, ये स्कूल गए और उन्होंने कहा कि ऐसी क्या शिक्षा में कमी रह गई है जिसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे इतना ख़राब। इस बात को लेकर जब बहस हुई तो संचालित जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, प्रधान पाठिका थी, उन्होंने यह जवाब दिया था कि यहाँ के बच्चे मूढ़ है, गंवार है, अनपढ़ है, उनके लिए ईश्वर भी स्वयं आ जाए तो किसी प्रकार की शिक्षा उनमें बदलाव नहीं देखने मिल सकता। इस तरह का जवाब उनका मिला। तो इसी जीत को लेकर फिर अशोक बोहने ने
अब अपने सहयोगी शिष्या पायल लिल्हारे के साथ मिलकर देवटोला में सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे स्कूल को संचालित किया, जिसमें 15 बच्चे पहले सहभाग बने और उसके माध्यम से धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। और आज हम इस स्कूल को देख रहे हैं कि भले ये मिट्टी के घर में बने मिट्टी के घर नुमा स्कूल में संचालित हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो है बच्चों को जिस तरह से शिक्षित किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें संस्कारवान बनाया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही है, उससे बच्चों में काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिल रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल बच्चों की जो दर्ज संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और भी हमारे साथ सामाजिक संस्थाओं की ओर से आए हुए प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। क्या नाम बताएं? मैं ओम प्रकाश लिल्हारे, अवंतीबाई लोधी महासभा उपाध्यक्ष। ओम प्रकाश जी, आप जब स्कूल में पहली बार पहुंचे क्या? हाँ, ये मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे स्कूल में। अच्छा, यहाँ का परिवेश, यहाँ का वातावरण, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो देखकर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ का परिवेश मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्कूलों में हम बचपन में पढ़ते थे उसी आधार पर आधारशिला रखी गई है। आपका कच्ची बिल्डिंग है और यहाँ की टीचर लोग, मैडम लोग हैं, सर लोग हैं, वो जो निस्वार्थ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, जो जैसे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ना हो पा करके इस स्कूल में देखने को मिला है कि अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में होशियार है। और नई नई तकनीकी का देखने मिल रहा है कि कंप्यूटर भी रखे हुए हैं इनने अपने पैसों से चंदा करके, बालाघाट जिलों के कुछ संस्थाओं से मिलके या अपने तरफ से टीचरों ने वो करके सब कंप्यूटर कुर्सी उर्सी की व्यवस्था करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का अपना अलग ही महत्व रहा है, लेकिन बदलते परिवेश और मॉडर्न शिक्षा की वजह से अब शिक्षा में भी गुणात्मक बदलाव देखने मिल रहा है। एक बार में आपको आ गया, एक ही बार में आप लोग सीख गए, कितनी अच्छी बात है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं गुरुकुल विद्यालय के टेक्निकल कक्ष की। यहाँ पर अनेक जो है लैपटॉप और कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और बच्चियाँ यहाँ पर जो है इस समय टाइपिंग कर रहे हैं। बच्चियों से हम समझ लेते हैं कि वो कितना समझ पाए हैं कंप्यूटर के महत्व को। बताएंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रांची सुपलकर है। अच्छा प्रांजल, कितना आप समझते हो कंप्यूटर लैपटॉप को, कितना समझ पाए हो? क्या क्या काम इससे हो जाता है आज के ज़माने में? इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं और कुछ अनेक काम भी कर सकते हैं इससे हम। अच्छा, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना है? कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर से मिलकर बना है। नहीं, ये तो उसके डिवाइसेस हो गए हैं, लेकिन कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर भी है जी। तो यहाँ भी ये जो हम तकनीकी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, कितना आपको महत्वपूर्ण लगता है कंप्यूटर इस दौर में, इस 21वीं सदी में खास करके कितना महत्वपूर्ण, आप बताएं अपने शब्दों में। अभी तो बहुत महत्वपूर्ण है कंप्यूटर, अभी सब कार्य कंप्यूटर से ही होते हैं। कौन कौन से कार्य प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो? हम कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर सकते हैं और कुछ डाटा बना सकते हैं और कुछ अनेक काम भी कर सकते हैं। हर चीज़ कार्य कर सकते हैं, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं बहुत फास्ट, ठीक है। तो यही वजह है कि बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि आने वाला जो समय है साइंस और टेक्नोलॉजी का है और तकनीक में हम देख रहे हैं कि रोज़ाना नए नए अपडेट हो रहे हैं और इन्हीं अपडेटों के चलते यहाँ पर बच्चों को भी जो प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चे भी आधुनिक ज़माने के हिसाब से तैयार हो और अपडेट होते रहे, ताकि उनके भी ज्ञान, कुशलता और उनके स्किल डेवलपमेंट का लाभ समाज को और देश को मिल सके। जो माध्यम है शिक्षा का, उससे हमने आपको अवगत कराया। अब हम आपको सीधा इस स्कूल के संचालक कहे या फिर इस स्कूल के वर्तमान में कर्ता धर्ता कहे अशोक बोहने जी से मिलाते हैं और अशोक बोहने जी हमारे साथ मौजूद है। बोहने जी बताएंगे, जिस प्रकार से आपने इस स्कूल को संवारा है, बनाया है, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य था, इसके पीछे मोटिव क्या था? शिक्षा दान महादान, इस उद्देश्य को प्रतिकूल स्वामी विवेकानंद जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नर में ही नारायण है, छिपा रहता है, ऐसा तो बच्चों में ही भगवान का रूप होता है। हमने देखा कि
शिक्षा का स्तर आज वैसा नहीं है हमारे यहाँ पर जितना होना चाहिए। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके विकास, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ये जो बच्चे अभी उस समय क्या है कि रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और पिछड़ापन व्याप्त था। समय बदलते आज का समय बदल गया है, तो हमारी शिक्षा का स्तर भी बदल गया है। लोग व्यवसाय के रूप में शिक्षा को लेने लगे हैं। पहले दान का था, शिक्षा एक दान का स्वरूप था, लेकिन आज वो व्यवसाय का स्वरूप है। तो ये व्यवसाय के स्वरूप को खंडन करते हुए हम चाहते हैं कि शिक्षा का जो है वो शिक्षक के लिए सम्मान के दृष्टिकोण को अपनाते कुल मिलाकर हम प्राचीन समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के बदले में शिष्य अपनी स्वेच्छा से गुरु को दान करता था, वही परंपरा को आप निर्वहन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस मॉडर्न ज़माने में ये सब संभव है? ये बिल्कुल संभव है। अगर प्रयास करें तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम प्रयास करें तो पुनः वैसे ही गुरुकुल का स्थापना की जा सकती है, जैसे पुरातन कालीन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी और दान के स्वरूप में ग्रहण की थी, उसी प्रकार आज भी हो सकता है। क्योंकि शिक्षा व्यवसाय का स्वरूप नहीं हो सकता। भले व्यवसाय का स्वरूप नहीं हो, लेकिन व्यवसायीकरण तो हो ही चुका है। बावजूद इसके जिस तरह से आपने एक ग्रामीण परिवेश में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना करके तमाम कठिनाइयों परेशानियों को दूर करते हुए इस मुकाम पर अगर आपने इस स्कूल को पहुंचाया है, तो इसके पीछे किसका आपको सहारा मिला, साथ मिला? उन लोगों का क्या इसके पीछे कंट्रीब्यूशन रहा है जिनकी वजह से आज ये स्कूल संचालित है? हमारे इस स्कूल को बढ़ाने में हमारे को भरपूर सहयोग मिला। हमारे अमर सिंह ठाकुर सर का, प्रवीण भैया का, तपेश साठी भैया, हरीश लिलारे भैया, ऐसे हमारे चुनिंदा अनिल वाधवानी भैया, ऐसे हमारे सपोर्ट में जो हमारे स्कूल को आगे बढ़ाने में, हर समय यहाँ पर मार्गदर्शन करने में, अपना सहयोग करने में वो अग्रणी रहे। और इस प्रकार से वो हमारा साथ देते रहे कि यह स्कूल हमेशा दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। यही वह भी मैं जिस प्रकार से मेहनत करता हूँ, उसी प्रकार से वो भी अपना समय निकाल करके अपना धन का रूप में, अपने मार्गदर्शन के रूप में यहाँ अपना समय देते हैं और स्कूल को बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहते हैं। आज के इस ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि हर चीज़ को अपडेट करना ज़रूरी है। आप अपडेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है वो चीज़ें। जैसे उदाहरण के तौर पर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टीवी हमने देखे बनिडा की, वो लुप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपका स्कूल गुरुकुल विद्यालय पेड़ से शुरू हुआ, आज कच्चे मकान में है, तो आगे आपने इन फ्यूचर स्कूल को कहाँ पहुँचाने का ध्येय रखा है? क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा जो यह स्कूल है इसका स्वरूप बदले, इसका जो क्षेत्र व्यापक हो जाए थोड़ा सा। क्या है, आज हमारे पास 14-15 जो कंप्यूटर चल रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था हो जाए और भवन इनको मिल जाए। भला ही पक्का ना हो, कच्चा हो, पर भवन अगर व्यवस्थित हो जाए और मिल जाए तो हमारा यानी एक अच्छा यहाँ पर शिक्षा का स्तर बन सकता है। सरकार की ओर से कुछ आपने अपेक्षा रखी है सरकार से? क्या सरकार की ओर से कभी सहयोग मिला आपको? हमें सरकार की तरफ से अभी तक के कोई भी सहयोग किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, अपेक्षा करते हैं कि अगर सरकार चाहे तो करोड़ों रुपए एक स्कूल के ऊपर वह खर्च करती है। हमारा तो शिक्षा हमारे सहयोग से, सामाजिक लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से यहाँ और जनता के और सहयोग से चल रहा है। इसमें अगर सरकार का अगर योगदान हो जाए तो जिस प्रकार सरकार करोड़ों रुपए सिर्फ वेतन के ऊपर खर्च करती है, तो हम चाहते हैं कि कुछ उसके कुछ अंश भी अगर हमारे शिक्षक, हमारे यहाँ पर जो विद्यालय हमारा, इसको अगर मिल जाए तो हम चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। गुरुकुल विद्यालय की जर्नी के बारे में मैंने सुना था कि ये स्कूल 2005 में शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। क्या ऐसा मन में आपके सवाल उठा कि आपको गुरुकुल जैसे विद्यालय की संकल्पना आपके मन में आई, दिमाग में आई और उसको आपने विकसित करके दिखाया? हमने देखा कि
पहले हम गांव-गांव में भ्रमण करते थे, बहुत दयनीय स्थिति थी, गांव में जाते थे, बीमार पड़ रहते थे, वहाँ के आदिवासियों के गोंड बैगों के बच्चे कपड़े नहीं पहनते थे, बहुत परेशानी में रहते थे, स्कूल का वहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो हमने सोचा कि उनको स्कूल के साथ साथ में स्वास्थ्य का भी, ये तो यहाँ बालाघाट CMO से हम एक पेटारा बना लेते थे दवाइयों का, और उनको ले जा करके प्रदान करते थे। गांव में बोदाल झोला है, खारा है, कोकमा है, पोल बत्तूर है, गढ़ी तरफ, ऐसे गांव जो नाम बताया मैंने डेंस फॉरेस्ट में जो गाँव हाँ, जो उनको वहाँ जा करके करते थे। इसी हम जब दूर के देखे, फिर मैंने देखा कि हमारा ही गांव तो सबसे पिछड़ा है, यहाँ पर तो हमारे कोई शिक्षा का स्तर भी नहीं है, यहाँ पर निर्धनता भी व्याप्त है। तो मैंने कहा दूसरी जगह जाने के बजाय, दूसरी जगह शिक्षा प्रदान करने के बजाय क्यों ना अपने गाँव को ही क्रम तो ये सवाल आपके मन में कब उठा, क्यों आपको लगा ये सवाल आपके मन में कब उठा कि एक स्कूल का ही संचालन किया जाना चाहिए? जब हमारे यहाँ पर पूरी तरह से जो 5वीं बोर्ड कक्षा में पूरे बच्चे असफल हो गए, फेल हो गए, तब हमारे मन में ये उठा कि हम यहाँ पर शिक्षा को बढ़ाएं और सभी को पढ़ाएं, और इसमें अपना सहयोग समाज के, देश के, नगर के, गांव के उत्थान के लिए, विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, भारत माता के ताकत को मजबूत करें, शक्तिवान बनाएं। तो अभी तक आप सुन रहे थे गुरुकुल विद्यालय के संचालक अशोक बोहने को, जिन्होंने इस स्कूल की नींव रखी और नींव रखने के साथ में ही अपनी शिष्या पायल लिल्हारे के साथ में गुरुकुल विद्यालय को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत की। आज उसी का परिणाम है कि भले ही यह स्कूल एक कच्चे घरेलू नुमा आकार में संचालित हो रहा है, लेकिन आज भी यहाँ की शिक्षा बच्चों को काफ़ी प्रभावित कर रही है। हम कह सकते हैं कि अभाव में शानदार शिक्षा का प्रभाव गुरुकुल विद्यालय से आज मिल रहा है, जिसकी बदौलत बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं, समाज को भी संदेश दे रहे हैं और देश को भी संदेश दे रहे हैं।